हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म पे हम केवल और केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनमें जो भी कंसेप्ट आएंगे उनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। और ये सीरीज जो है आपके जो नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं इस बार, और साथ ही साथ 11th-12th के सारे बच्चों के लिए, ये सब के लिए जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है सबके लिए ये सीरीज यूजफुल रहेगी। सो लेट्स क्रैक इट, है ना। और आज हम जो करने वाले हैं, आज हमारा चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग। पिछले दो सीरीज में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये खत्म कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये दो चीज़ें हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को खत्म किया जाए। हेलो, हाँ, हाय एवरीवन। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं, जैसा कि हर चैप्टर में कराता आता हूँ, पहले ये कुछ एक मॉडल क्वेश्चंस कराऊंगा, लाइक ये शीट्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर इसके बाद में पीवाई क्यूज कराऊंगा। पीवाई क्यूज में दो पीवाई क्यूज नीट की होंगी, एक पीवाई क्यू आपका एम्स का होगा। ठीक है, तो बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में चलेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ओके, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। और ये शुरू करने से पहले कुछ एक चीज़ें 1-2 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि भाई आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है CSIR नेट में, केमिकल साइंसेज सब्जेक्ट में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं आप जैसे कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, और इसके साथ साथ अपनी तैयारी को और बेटर करने के लिए, जैसे यहाँ हम केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, आप क्या करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के लिए इस समय इंडिया में इससे बढ़िया कोई भी चैनल नहीं है। यहाँ आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि आप सभी लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लो 15वां चैप्टर तुमको पहले पढ़ा दूं मैं और पहला चैप्टर बाद में पढ़ाऊं तो कुछ समझ आएगा? बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है और यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। आपकी पढ़ाई सही चल रही है या नहीं सही चल रही है, उसके लिए यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं। और बाय द वे, आपकी कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो उसके लिए आपको यहाँ मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको कई बार देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ इतने पैसों में। ठीक है, ये 2 साल के हिसाब से मेडिकल की तैयारी की बहुत कम फीस है। ठीक है, ओके। तो आप प्लीज़ 2 साल के सब्सक्रिप्शन को लीजिए और मेरा कोड SHUBH जरूर यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम आज के सीरीज़ की तरफ। ठीक है, आज की जो सीरीज़ है, हाँ हाँ, आगे ही बढ़ रहा हूँ भाई मैं। देखो, अब ये पहला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक का। और ये क्वेश्चन मैं बताया था ना कि मैं इजी से टफ की तरफ ले चलूंगा, तो मैं एकदम अभी जो बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करवाता हूँ। ठीक है, ये है कि द फॉस्फेट ऑफ मेटल हैज द फॉर्मूला M3PO4। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस इट्स क्लोराइड विल बी। ठीक है, तो देखो M3PO4 का मतलब क्या हो गया भाई? फॉस्फेट आयन जो होता है, फॉस्फेट आयन पे होता है 3 निगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर आप 3 ये M लेके चल रहे हो, यानी कि M पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? M की वैलेंसी हो गई 1। और अब अगर M की वैलेंसी 1 है, तो किसी एक चीज की वैलेंसी 1 है, तो क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? MCl होना चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, अच्छी बात है भाई, आप जानते हो तो चलो आगे देखते हैं। जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा था, तो आप प्लीज परेशान मत होइए, सारी चीजें कराई जाएंगी। देखिए, कह रहा है कि सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, देखो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा मीडियम जो चार्ज को कैरी कर सके, जो चार्ज के फ्लो को क्या करे, फिजिबल बनाए, वो कंडक्टर होता है।
ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या बहुत अच्छे से ना हो पा रही हो, एकदम ना हो रहा हो, तो उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं, या एकदम से नहीं हो पा रहा है तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है। तो जो नमक का पानी होता है, अब नमक की बात चल रही है तो मैं अगर नमक की बात करूं तो नमक का जो पानी होता है दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आप जैसे ही NaCl लिए, NaCl सॉलिड स्टेट में इसका लैटिस बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है। एक एक आयन एक दूसरे से बहुत अच्छे आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो सॉलिड स्टेट में आपका जो NaCl होगा वो बैड कंडक्टर होगा। लेकिन इसी को अगर मैं पानी में डाल देता हूँ, एक्वस सोल्यूशन बना देता हूँ, तो आपके Na+ आयन और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। तो जब आयंस आर फ्री टू मूव, व्हेन आयंस आर फ्री टू मूव, तो वो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंडक्टर हो जाएगा। और ये कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। तो आओ ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस। तो आयंस तो हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, बस वो आयंस क्या है, कॉम्पैक्ट है। सॉलिड NaCl इज अ कॉम्पैक्ट कोवेलेंट नहीं, सॉलिड NaCl इज आयनिक। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस, इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स। तो नो मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें आयंस मोबाइल नहीं होते हैं सॉलिड में, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कह रहा है कि नोइंग दैट Na+ का साइज इज ग्रेटर देन Mg2+, और S2- का साइज इज ग्रेटर देन Cl-, है ना। तो कह रहा है प्रेडिक्ट विच कंपाउंड विल बी मोर कोवेलेंट। तो यहाँ रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, फजान्स रूल। ठीक है। फजान्स रूल डिसाइड करता था कि किसी चीज में कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और वो 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आधारित था। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे बेस था। वो क्या था, पहला पॉइंट था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसकी चार्ज डेंसिटी जितनी हाई होगी, कोवेलेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा कर पाएगा। और दूसरा चीज निगेटिव चार्ज में बोलता था कि इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। साइज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कोवेलेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन में मैग्नीशियम आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। ठीक है। और इन दोनों में S2- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। वहां सल्फाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी क्लोराइड आयन से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम और सल्फर का कंपाउंड बनेगा उसमें सबसे दिए हुए ऑप्शंस में कोवेलेंसी सबसे ज्यादा उसमें होगी। तो इस हिसाब से हमारा जो मैग्नीशियम सल्फाइड है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेसेस द लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी। तो किसी भी कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो सब पे पॉजिटिव निगेटिव मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो अब लीस्ट कहां पर होगी, ठीक है, लार्जेस्ट कहां पर होगी, लार्जेस्ट वहां पर होगी जहां पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे आर क्या होता है, आयनिक के लिए R++ R- होता है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होगी। तो साइज सबसे छोटा किसका दिख रहा है, लिथियम और फ्लोरीन वाले का। तो LiF की लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है। हाँ आप अटेंड कर लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 40-45 मिनट चलेगा। तो एक बार आप जब पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे चीजों को। ठीक है। तो आप अटेंड कर लीजिए क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो मैंने बोला है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान दिया कीजिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द ऑल द मेटल्स, तो ये सही है। आप इसका वो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए ये सबसे तगड़ा वाला है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर एल्कली मेटल्स आर फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं लिथियम वाले चैप्टर में, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट, ये भी सही स्टेटमेंट है। solubility of alkali metal hydroxide decreases down the group, it is due to the decrement in the hydration energy, नहीं नहीं नहीं, solubility एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड की नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, सीजियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विच पेयर ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन, तो देखो भाई फ्लोरीन अपने साथ, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यही पेयर गलत हो गया ये। नाइट्रोजन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन क्लोरीन ये काम नहीं कर पाता, अपने साथ नहीं बनाता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है अपने साथ, नाइट्रोजन अपने साथ तो बना लेता है मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन फॉस्फोरस सेल्फ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, अपने साथ भी बना लेता है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है लेकिन अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉस्फोरस डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, ठीक है, ये अलग अलग सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है P4 वगैरह में, ओके। तो इसका रीजन होता है, इसके मतलब जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उसके साइज की वजह से ऐसा होता है, तो ये अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है ज्यादा, ओके। ये जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बनाता ही है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, कार्बन भी बनाता है, आप जो है एसिटिलीन में देख लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और ये C डबल बॉन्ड O भी बनाता है, तो यानी कि डी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट दोनों एलिमेंट्स अपने साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड R, तो हमको अगर इनका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो काम हो जाएगा। ये होता है N2O5 का स्ट्रक्चर, तो यहां हमको स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। देखो यहां पर हमें किसी भी तरीके का कोई आयनिक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहां हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और साथ ही साथ ये एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, इस वाले नाइट्रोजन के साथ भी और इस वाले नाइट्रोजन के साथ भी। तो यहाँ पर दो ही तरीके के बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है कि द फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, pp ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप, pp ऑर्बिटल्स एंड टू एंड ओवरलैप, sp ऑर्बिटल और फिर इसके बाद कह रहा है ss ऑर्बिटल। तो भाई इसमें pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, क्यों, देखो ये देखो फ्लोरीन है, ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे समझते हैं, 1s2 2s2 2p5, तो ये जो 2p5 है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, तो इसको जब बढ़िया से तुम देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यानी कि एक p ऑर्बिटल है, एक फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके क्या कराते हैं, F सिंगल बॉन्ड F बनाते हैं, बाकी सारे के सारे दो दो जो हैं वो अपने अपने एक एस में पड़ा रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में यहाँ पड़े रहते हैं। तो ये बन किससे रहा है, आपके पीपी ओवरलैपिंग से बन रहा है, और किस तरीके की ओवरलैपिंग है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है।
पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती यहाँ बेटा, यहाँ पर आपकी इन टू एंड ओवरलैपिंग होती है। ओके, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड हमेशा दूसरा बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग आपकी जो वहाँ स्पेशल क्लासेस होती हैं और सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा, तो प्लीज आप लोग वहां भी अटेंड करिएगा। अभी पहले हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है अमॉन्ग गिवन स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। तो भैया आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है भाई, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है वैसे आइसो स्ट्रक्चरल भी होता है। तो देखो NF3 है और क्या है, BF3 है। NF3 ये होता है, ठीक है, मतलब ये है पिरामिडल। और BF3 कैसा होता है, इसमें कोई लोन पेयर वाला नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, बी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये है BF4 माइनस एंड NH4 प्लस। तो BF4 माइनस में क्या करोगे, जैसे यहाँ B पे केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब F माइनस आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, BF4 माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा, ये बाहर रखो इसको, है ना, है ना। तो ये कैसा हमारा, ये है टेट्राहेड्रल। और दूसरा हम अगर NH4 प्लस को देखें तो ये भी H, ये भी है टेट्राहेड्रल। तो यानी कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो हमको आंसर यहीं से मिल गया कि BF4 माइनस और NH4 प्लस दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। यानी कि ये जो पेयर होगा ये तुम्हारा कैसा होगा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा। और रही बात अब इन सबों की, जैसे BCl3 होता है ये प्लेनर होता है, लेकिन ये तुम्हारा टी शेप्ड होता है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर नहीं हो गया। अमोनिया पिरामिडल है, नाइट्रेट आयन क्या है, प्लेनर है, तो ये भी नहीं रहा। तो आप सारे इन मॉलिक्यूल्स का एक आपका ये भी एक्सरसाइज हो जाएगा कि सबका आप शेप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाया जाता है। ओके, हाँ, बी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन होता है, लोन पेयर होता है ना, या ऑड इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नॉन बॉन्डिंग होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो लोन पेयर की बात कर रहा है, तो आओ देखते हैं। ऑप्शन ए है XCOF4। जीनॉन तुम्हारा सेंट्रल एटम है और ये बनाता है कुछ इस तरीके का, और इसमें एक लोन पेयर होता है, ठीक है। सो हाउ मेनी लोन पेयर, 1 लोन पेयर। XCOF2 अगर देखा जाए, XCO2F2, तो भाई यहाँ पर हो गए तुम्हारे 8 हैं, 2 चले गए 4, 2, तो ये होता है सीसॉ होता है, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा F 1 लोन पेयर। सी जो है तुम्हारा XCF3 माइनस है, ठीक है, XCF3 माइनस, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 9 में से 3 चले गए तुम्हारे, तो 6, 3 3 6, ठीक है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर हो गए और XCO3 डी ऑप्शन, XC डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर हो जाएगा, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। तो भाई देखो A B और D ऑप्शन में, ठीक है, नहीं ये PYQ नहीं है। ये मैं बोला हूँ ना कि किसी भी चैप्टर का जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो पहले 1-2 एक्सरसाइज रखता हूँ कि नॉर्मल सिंपल पेपर्स करा लूँ, और फिर इसके बाद जो PYQs होते हैं उनको कराता हूँ, ठीक है। सो दैट आपको मैंने मतलब कमिट किया था ना आप लोगों से कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर का करा के चलूंगा। तो
तो 100-150 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में मिलेगा नहीं, तो उस तरीके के क्वेश्चन और भी कितने हो सकते हैं वो मैं पहले कराता हूँ, फिर इसके बाद पीवाईक्यू कराता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर हमारे 3 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे सी ऑप्शन में। सो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कह रहा है द शेप्स ऑफ XCF4 XCF5 माइनस, है ना, और SnCl2R। तो भैया XCF4 माइनस जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर प्लानर। भाई जो जल्दी आंसर करने वाला होगा वो तुरंत कर देगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ये तो दिख जा रहा है यहीं से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ इसका भी स्ट्रक्चर बता देते हैं। XCF5 जो माइनस होगा, ठीक है, ये पेंटागनल प्लानर होगा। पेंटागनल प्लानर क्यों होगा, क्योंकि जिनॉन जो है यहाँ पर इस तरीके का होगा, और इसके जो दो लोन पेयर हैं वो यहाँ रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, और फ्लोरीन इन वर्टिसेस पे रहेगा। ठीक है, ये XCF5 माइनस हो जाएगा, और जो तुम्हारा SnCl2 होगा, SnCl2 एंगुलर हो जाता है, कार्बन जैसा होता है SN, ये क्लोरीन और ये दो लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये SnCl2 होता है। तो इसी वजह से स्क्वायर प्लानर, और फिर इसका पेंटागोनल प्लानर और एंगुलर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, XCO3, अभी हमने XCO3 बनाया था, XCO3 कैसा था, और इस तरीके की शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं ना। और ये क्या कह रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो यानी कि ये गलत मैच है। और क्वेश्चन देखो, मैं बोला था ना कि करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली मैच दोनों आप लोग देखा कीजिए। तो विच इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, तो यानी कि XCO3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होता है, कैसा होता है, पिरामिडल होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ClF3 की अगर हम बात करें तो ClF3 बेंट होता ही है, ठीक है, ClF3 आप देख लो, ClF3 में क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम हो जाता है, और फिर इसके बाद जो लोन पेयर्स हैं उनको हम पहले इक्विटोरियल साइड पे लिखते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये टी शेप्ड होता है, यानी कि करेक्ट मैच कर रखा है। XCOF4 अभी हमने बनाया था, पिछले किसी क्वेश्चन में बनाया था शायद, तो XCOF4 क्या होता है, ये देखो, यही बनाया था ना मैंने, कि आपके स्क्वायर पे सारे फ्लोरीन था, और एक तो ये कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। तो यानी कि ये भी करेक्ट है। और XCF2 क्या होता है, लीनियर होता है, इस तरीके का होता है XCF2, XCF और F ये यहाँ पर होते हैं, और लोन पेयर्स अपनी पोजीशन जो इक्विटोरियल साइट है वहां पर ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो आपका ए जो है वो गलत मैच है, ठीक है। बाकी ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपकी शेप वगैरह की प्रैक्टिस एक बार हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये, कि द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक बार अमोनिया बना लेते हैं, अमोनिया होता कैसे, देखो ये तो सबको पता ही होगा, ये होता है, ये पिरामिडल है, एक लोन पेयर है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखो शैलेंद्र, अगर आप किए हुए हैं ना, मतलब चैप्टर अगर आप पढ़े हुए हैं, तब तो आप क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, तो मैक्सिमम चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में हो जाए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा रखे हुए हैं कि 100-150 क्वेश्चन में हर थ्योरी एक बार रिवाइज तो हो ही जाएगी। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ आती है तो आप उस पर आ जाइएगा, आप स्पेशल क्लासेस फ्री में ही होती हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा, मैं वहाँ पढ़ा दिया करूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और वरना आप सब प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप वहाँ आके पढ़ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ रखा है चैप्टर तो आप ये इसी के थ्रू जाओगे, ये मोर देन एनफ रखा है मैंने, 100-150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। तो देखो इतने एस्पेक्ट होते हैं अमोनिया के। अब देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। नाइट्रोजन एट वन वर्टेक्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है, द अदर 3 वर्टिसेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो भैया इसमें जो ये हमारा नाइट्रोजन है, ये टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस पे नहीं है, टेट्राहेड्रन के सेंटर पे आप देख लो, है ना।
और अगर वर्टिसेस पे है भी किसी के तो ये पिरामिड के वर्टिसेस पे है, यानी कि ये चीज ये गलत बोल रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, 3 ऑफ द वर्टिसेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय 3 हाइड्रोजन्स, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन एक चीज और ऐड कर देता लोन पेयर के बारे में तो और करेक्ट हो जाता। चले देखते हैं इससे बढ़िया कुछ उपाय कुछ किया हुआ है। कह रहा है कि नाइट्रोजन्स एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 कॉर्नर्स बीइंग ऑक्युपाइड बाय 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, नहीं ये सही नहीं कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लेनर की बात ही नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन एट द जंक्शन ऑफ टी नहीं, तो बेटर डिस्क्रिप्शन किसने दिया हुआ है? बी ऑप्शन ने दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखो यार, बॉन्ड एंगल को लेके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेंट्रल एटम के साइज पे बेस्ड है। ठीक है, कि कहीं पर भी अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, सेंट्रल एटम का साइज और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना बड़ा सेंट्रल एटम होता जाता है बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होता जाता है। दूसरा फैक्टर होता है सेंट्रल एटम के साइज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैटर करती है सेंट्रल एटम की, कि अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम सोचो ना, अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब सेंट्रल एटम की तरफ जाएंगे तो होगा क्या? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज्यादा होता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही उल्टा, अगर टर्मिनल एटम का ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल कम होता है। खैर इन्हीं 2 पॉइंट से यहां हो जाएगा। H2O अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। अमोनिया का अगर देखो तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 के आसपास होता है। ठीक है, H2S देखो, H2S और H2O एक ही जैसे हैं, लेकिन सेंट्रल एटम का साइज यहाँ बड़ा है, सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो होगा क्या? बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। इसका बॉन्ड एंगल लगभग लगभग 92 के आसपास आता है, 92। और SO2 में क्या होता है? SO2 भी बेंट है, लेकिन क्या हुआ कि H2S में ये जो HS बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और SO2 में ये जो SO बॉन्ड है इसका मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, और जब ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल 92 डिग्री से तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है? आपका H2S का है। इसका मतलब अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ही फैक्टर नहीं होता जो इनको डिसाइड करता है। जैसे यहाँ तो ये केवल 2 फैक्टर के बेसिस पे हो गया, तुम ईथर वगैरह का देखोगे, ईथर में जो एक्सपेक्टेड है उससे भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ईथर का देख लोगे, चार्जेस का देख लोगे, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो तुम्हारे किसी भी बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं। लाइक स्टेरिक फैक्टर हो गया, साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, है ना, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो गया, टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया कि उससे जुड़ा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो जब आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन करते हैं ना तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल्स ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन एंड NH2 माइनस। ठीक है, एम आई, ये क्या बोलेंगे इसको? एमिनो, है ना। ठीक है, तो आर इन द ऑर्डर। अब इसमें भैया किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जरा आओ देख लेते हैं। तो ये था अमोनिया, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। ये एक लोन पेयर था जिसकी वजह से 109 नहीं रहा, 107 हो गया था। तो क्यों इसमें 107 था ये तो सबको पता होगा ना, कि एक्सपेक्टेड तो था कि sp3 है तो इसको क्या होना चाहिए था? 109 and 28 मिनट होना चाहिए था। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर द बॉन्ड एंगल वाज रिड्यूस्ड, द बॉन्ड एंगल वाज रिड्यूस्ड बाय 2.5 डिग्री लगभग लगभग। ठीक है, तो क्या हुआ? ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो यहाँ देखो NH NH के बीच बॉन्ड पेयर चल रहा है,
और यहां शुरू हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा था तो इसने क्या किया, इनको दबा दिया। तो जब ये दब जाएंगे तो ये जब पास पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रीजन था कि ये 160 डिग्री हो चुका था। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जब तुम NH4+ बनाते हो तो NH4+ में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है तो नाइट्रोजन के पास अब आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये 4 हाइड्रोजन के साथ एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बनाता है। रेगुलर टेट्राहेड्रन बनाता है तो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ओके, और यहीं अगर हम NH2- देख लें तो NH2- में अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसा हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसा होने का मतलब क्या है, इसके पास अब 2 लोन पेयर बच जाएंगे अगर ये 2 ही हाइड्रोजन से जुड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा ना, 160 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ किसका है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना NH2- का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर अमोनिया का है, और सबसे कम यहाँ पर किसका है, अमोनियम आयन का है। सो ये जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, है ना, और ये है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, उल्टा बता दिया, उल्टा उल्टा, ये उल्टा होगा, ये चीज। ठीक है, तो अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर अमोनिया का, फिर ये NH2- का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव पोलर बॉन्ड्स बट जीरो डाइपोल मोमेंट। तो पता है ना कि बॉन्ड पोलर कौन सा होता है, पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल दो अलग अलग बातें हैं। अगर दो एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो पोलर बॉन्ड कहा जाएगा। और अगर अगर तुम हर एक पोलर बॉन्ड को एक डाइपोल कंसीडर कर लो और उस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में वो पूरा कैंसल आउट हो जाए तो सारे के सारे बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल की जो पोलर नेचर है वो रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा, और बॉन्ड पोलर है या नहीं है वो दो जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, तो ये तो बॉन्ड ही नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ही, तो हमारे हमको क्या चाहिए कि बॉन्ड पोलर हो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। ठीक है, बी ऑप्शन CH-Cl3 है। CH-Cl3 कैसा होता है, CH-Cl-Cl-Cl, तो इसमें बॉन्ड तो पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो अपना ऑप्शन नहीं मिला। सी ऑप्शन CF4। यहां देखो हम अगर CF बॉन्ड को देखें, CF बॉन्ड को देखें, CF बॉन्ड को देखें, CF बॉन्ड को देखें, तो ये सब क्या है, पोलर हैं, पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे को इवेंचुअली क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो नलीफाई कर देंगे तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, नॉन पोलर हो गया, लेकिन इसके बॉन्ड क्या है, पोलर हैं। सो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। CF4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द दीज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो पोलैरिटी का ही एक और क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर एक चीज तुम लोग को पता होगी, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा होगा सब लोगों ने। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, इसी को लगा के चलेंगे हम लोग। तो देखो अगर हम हर एक लेटेस्ट से कि हमारा हर एक जो CCl बॉन्ड है उसको P मान लेते हैं, P वेक्टर मान लेते हैं, तो ये P और ये P एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट इसका कितना आ रहा है, इसका रिजल्टेंट P आ रहा है। पहले वाले ऑप्शन का हमारा रिजल्टेंट आ रहा है P। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो ये P है, ये भी P है और ये भी P है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल है कितना, 120 डिग्री। तो इस P और इस P का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो एक और P आ जाएगा, तो ये सम होके कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए ये भी P है, ये भी P है, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा P वेक्टर आएगा, और जस्ट इस P के क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका 0 आएगा, और ये P और ये P एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं, तो इसका भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपको किसका दिख रहा है, B का दिख रहा है। सो हमारा B ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है। अगर किसी को इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है तो वो सही कर सकता है अपने आप को। देखो क्या कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल आयोडाइड एटम इन IF5, है ना, और I3 माइनस एंड I3 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो जब हम IF5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, IF5, तो I के पास हैं टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 5 फ्लोरीन आ रहे हैं। तो 5 फ्लोरीन आ रहे हैं तो 5 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। 7 में से 5 पर चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है कि ये अपने आप को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब सीधा सीधा हो गया ये sp3d2 है। ओके, अब देखो I3 माइनस में जो तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है वो I माइनस होता है, और I माइनस के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 2 I आ रहे हैं इसके पास। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेंगे, 2 बॉन्ड पेयर बना देंगे। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो ये कितना बचा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3d। ओके, अब I3 माइनस की बात कर लेते हैं, I3 प्लस की बात कर लेते हैं। यहाँ I प्लस है तुम्हारा सेंट्रल एटम, इसका मतलब हुआ इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 2 I आ रहे हैं इसके पास। तो ये 2 लेके चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर बना लेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड, और 2 यहां से चला गया, ठीक है। अगर 6 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 लोन पेयर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर अपने कितने क्या क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d एंड sp3। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज्ड एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन हो गई है, जिसको नहीं समझ आया उसको हम बता दें। d ऑर्बिटल्स 5 तरीके के होते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया ही था। उसमें से 3 होते हैं जिनके लोब्स क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, और 2 होते हैं जिनके लोब्स कहां पर होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, जैसे dx² - y² और dz²। तो एक्सियल सेट ये बोल रहा है कि dx² - y² और dz² को कौन यूज करेगा। तो देखो PBr प्लस है, ठीक है, PBr प्लस लिख लेते हैं, PBr4 प्लस। तो भैया फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन P प्लस के पास कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ब्रोमीन आ रहे हैं, तो चारों ब्रोमीन क्या करेंगे, 4 बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये तो यूज नहीं करेगा कि इसमें d है ही नहीं, तो d को एक्सीएल यूज करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब PCl4 माइनस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ P माइनस के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब अब 4 क्लोरीन आ रहे हैं। 4 क्लोरीन क्या करेंगे, यहाँ से 4 बॉन्ड पेयर बना लेंगे। 4 बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक लोन पेयर बचा। एक लोन पेयर का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3d। तो यहाँ d यूज हो रहा है, लेकिन पूरा सेट नहीं यूज हो रहा है। अब आपके सेट का मतलब हो गया dx² - y² एंड dz² बोथ। तो ये दोनों नहीं यूज कर रहा है, किसी एक को यूज कर रहा है, तो यानी कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं हुआ। अब बचता है हमारे पास ICl4 माइनस। ICl4 माइनस में सेंट्रल एटम है तुम्हारा I माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 4 क्लोरीन आ रहे हैं इसके पास। 4 क्लोरीन आने का मतलब ये 4 बॉन्ड पेयर बना लेगा, और 4 बॉन्ड पेयर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, 8 में से लेगा ना। 4 बचे, 4 बचे का मतलब 2 लोन पेयर। तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3d2। तो जब sp3d2 होगा तो ये दोनों यूज हो गए। तो यानी कि हमारा जो ICl4 माइनस ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपने एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स को क्या करता है, यूज करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें।
हाँ भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग देख लो एक बार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर अ सॉलिड। ठीक है, तो जब ये चैप्टर शुरू होता है उसी में ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो देखो, कोवेलेंट 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 बॉन्ड अगर देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड से उतना तगड़ा तो नहीं होता, लेकिन जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड होते हैं। नेटवर्क सॉलिड सबसे तगड़ा होता है, इतना ध्यान रखना। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड में। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोवेलेंट सॉलिड होता है नेटवर्क सॉलिड होता है, और नेटवर्क सॉलिड सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं। तो देखो इसमें ऑर्डर क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हाईएस्ट होगा, फिर आयनिक सॉलिड का होगा, फिर इसके बाद तुम्हारा मेटेलिक सॉलिड का होगा, और सबसे कम होगा किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो किसी भी चीज का जो मॉइलिंग, ये क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्रिक वगैरह की बात जब आएगी तब हम करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को देखो कि अभी आने दो, तब वो सब सारी बातें करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। और मैं बोला हूं ना कि यार 100-150 क्वेश्चन कराएंगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है दीप, हाँ बार बार आप ये क्यों लिख रहे हो, है ना। मैं कराऊंगा, सारा कुछ कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, है ना। तो देखो किसी भी चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स उस सॉलिड में रिजल्ट कर रहे हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा है, वो एक दूसरे से कितना तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखो नॉन बॉन्डिंग फोर्सेज होते हैं, लाइक लंदन फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो वीक फोर्सेज यहाँ पे लगे होते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। बाकी इनमें प्योर बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा। और ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, समझ भी सकते हैं, समझ के याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विच मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। तो देखो भैया ऑक्सीजन, अब इसमें तो देखो कई लोग ऐसे ही मार देंगे कि सर OF4 एग्जिस्ट नहीं करता। लेट मी डिस्कस, थोड़ा सा रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 2p4 होता है, 2d नहीं होता है, समझ रहे हो, 2d नहीं होता है। तो 2p4 का मतलब हुआ कि यहां पर ये कंडीशन है 1 2 3 4, तो ये केवल दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन इज एबल टू फॉर्म टू कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। तो OF2 तो बना लेगा, लेकिन OF4 नहीं बना पाएगा ना। उसी तरीके से जो सल्फर होता है, लेकिन SF4 तो बना लेता है। क्यों, क्योंकि सल्फर का होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p4, और लेकिन 3d0 होता है। तो 3p4, ये देखो 3p4 ग्राउंड स्टेट में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पर D खाली पड़ा हुआ है, तो जब इसको जरूरत होगी तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को एक्साइट कर लेगा। और जब एक्साइटमेंट होगा तो 1 2 3 4, तो सल्फर जो तुम्हारा होता है वो ये बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो सल्फर इज एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। इवन सल्फर 6 भी बना लेता है, क्योंकि अब फर्दर अगर जंपिंग होती है तो S से एक निकल के यहाँ आ जाएगा, तो वो 6 तक बना सकता है, 6 तक बना सकता है सल्फर। लेकिन ऑक्सीजन केवल 2 बना सकता है। तो कौन नहीं पॉसिबल होगा, OF4 नहीं पॉसिबल होगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SF4 एग्जिस्ट बट OF4 डजंट एग्जिस्ट, व्हाई, तो आप ये वाला रीजन जो ये मैंने कराया है, ये ऑर्बिटल वगैरह बना के दिखा दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि हाउ मेनी रेजोनेंस फॉर्म्स कैन बी रिटन फॉर द नाइट्रेट आयन। तो भैया देखो नाइट्रेट आयन का रेजोनेटिंग फॉर्म बनाना है। नाइट्रेट आयन क्या होता है ना। अब क्या करो, ये चीज ऐसे ले आओ तो ये इधर जाएगा। रेजोनेंस को तो ऐसे लिखा जाता है ना। So there are how many resonating structures? Only 3 resonating structures are there। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, 3 बना सकता है। आप लोगों को खूब प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है रेजोनेंस वगैरह क्या होता है।
ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा करता है। बाद में मतलब आपको कई सारी प्रॉपर्टीज बताने में हेल्प करेगा, रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स बनाने में हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। ये सब जैसे हम लोग को मान लो हिंदी की किताब पढ़नी है तो काका गागा सीखना पड़ता है, इंग्लिश की किताब पढ़नी है ABCD सीखना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो मोल कंसेप्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और केमिकल बॉन्डिंग, ये ABCD है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसको बढ़िया से जितना जमा लोगे बढ़िया, उतना बढ़िया तुम्हारी केमिस्ट्री हो जाएगी। और मैंने पहले भी बोला था कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो रट के होता है, केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप पारंगत हो जाइए, आप बहुत सारे एग्जाम्स निकाल सकते हो इससे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। देखो कह रहा है कि व्हेन द सब्सटेंस Si, KCl, CH3OH, C2H6 आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। तो अभी देखो मैंने बात डिस्कस की थी, है ना, बस अब मैंने एग्जांपल्स के टर्म में बात कर लिया। सिलिकॉन दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है, CH3OH दिया हुआ है और C2H6 दिया हुआ है। तो भाई अगर इनका सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो कैसे कर रहा होगा, सिलिकॉन आपस में सिलिकॉन के साथ ही जुड़ा रहेगा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, एक नेटवर्क बना रहा है, सिलिकॉन सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर पढ़ते होगे तो देखते भी होगे, ठीक है, सिलिकॉन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सिलिकॉन इज बेसिकली अ नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड या कह लो कोवेलेंट सॉलिड है। KCl, K+Cl- ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है। CH3OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा रहता है, मतलब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो मैंने बोला था ना, इनका जो आपको मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है, इनके पीछे फोर्सेस, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में, और इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में तुम्हारा सिंपल कौन सा फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है ना। तो वंडरवॉल ज्यादा तगड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तेज होती है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिलिकॉन का होगा और सबसे कम किसका होगा, C2H6 का होगा। तो ऑप्शन डी देख रहे हो, ये करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। और ये उसी क्वेश्चन को जो पिछला मैंने एक बताया ऑर्डर बताया था ना, कोवेलेंट सॉलिड का और आयनिक सॉलिड का सबका अरेंजमेंट का ऑर्डर बताया था, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया था ना, उसी को ये दूसरी भाषा में पूछ लिया है, समझ लो, ठीक है। तो फंडा वही है, रिश्ता वही सोचने ही वाला है ना, ठीक है, लैंग्वेज दूसरी है, फंडा वही है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि द HOH बॉन्ड एंगल्स इन H3O प्लस आर अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री, द ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय ऑक्सीजन, अच्छा, इन दीज बॉन्ड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो H2O क्या होता है, ये H2O होता है, ठीक है भैया, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बॉन्ड एंगल कितना 104.5 डिग्री है ना, ये H2O है। अब जब इसमें एक और H प्लस आता है तो H प्लस तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो एक लोन पेयर के साथ जाके जुड़ गया। तो जब ये एक लोन पेयर के साथ जाके जुड़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो अभी भी उतने ही है ना, जितने 4 पेयर्स थे अभी भी 4 पेयर्स ही हैं। तो बस ये क्या हो जाएगा, OH लोन पेयर एज इट इज रहेगा और इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो H3O प्लस है ये बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पिरामिडल है। और ये देखा जाए तो लगभग किसके जैसा है, अमोनिया के जैसा है। चार्ज अगर छोड़ दो तो ये अमोनिया के जैसा ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो अमोनिया में होता है 107 डिग्री, तो अगर वो इसके सिमिलर है तो यहाँ भी 107 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होगा। और ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। हाँ हम बोले हैं ना आप लोगों को कि हम हर एक क्लास का क्वेश्चन कराएंगे, 11th का भी कराएंगे, 12th का भी कराएंगे, ठीक है, शुरू किया हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोला था ना कि वेल स्ट्रक्चर्ड वे में चलना सही रहता है ना। सीधे अब पहला चैप्टर से ही शुरू करूंगा ना यार, पहले दूसरे चैप्टर से ही शुरू करूंगा कि सीधा मैं 12th का कराने लगूंगा, है ना। और क्या बोले थे अभी हम लोग,
कि अगर हम वेल स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं तो वो हमेशा डिस्ट्रक्शन में ही रिजल्ट होता है ना। अब आपसे कहा जाता है कि पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तीसरी सीढ़ी चढ़ो, सीधा तुम पहली के बाद 10वीं चढ़ने लगो तो क्या होगा? हम सब कराएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस मेरा मकसद है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इतना क्वेश्चन रहे कि अगर किसी ने एक बार केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ये एक बार अगर वो सीरीज को पूरा देख ले तो उसको कोई किताब छूने की जरूरत ना पड़े, उसका सारा रिवीजन हो जाए और उसके सारे क्वेश्चंस भी हो जाए। इस पूरी सीरीज का यही मतलब है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। जितना ज्यादा क्वेश्चन किए रहोगे उतना ही कंफर्टेबल तुम रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में। समझ आई बात? हाँ देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट ऑक्सीजन इज अ स्मॉलर एटम देन सल्फर। ठीक है, तो इसने बोल दिया ऑक्सीजन स्मॉलर है किससे? सल्फर से। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो भैया ऑक्सीजन स्मॉलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। ऑक्सीजन स्मॉलर है तो सेंट्रल एटम के तौर पे उसके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो देखो पहला क्या कह रहा है, ठीक है, सही कौन सा है ये बोला है, H2O boils at much higher temperature than H2S। तो हाँ बिल्कुल ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि H2O ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से H2O इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाता है। तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो ज्यादा तगड़े होंगे H2O में। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब H2O विल बॉयल एट अ मच हायर टेम्परेचर देन H2S। बिल्कुल सही। H2O अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये भी सही है। H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर, वही वाली बात हो गई। और SH बॉन्ड लॉन्गर देन OH बॉन्ड, ये भी सही है। तो आप कहोगे सर तब करें क्या हम, सब तो सही है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसको ये स्टेटमेंट ऑक्सीजन स्मॉलर एटम देन सल्फर, इस चीज को कौन सा जस्टिफाई कर रहा है? तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें जो जस्टिफाई हुई हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे जस्टिफाई हुई हैं। लेकिन जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो साइज देखा जाता है। तो H2S HS बॉन्ड लॉन्गर क्यों है? क्योंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस वाले फैक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। है ये तीनों करेक्ट, लेकिन ये किस फैक्ट के बेसिस पे है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। ये इसके बेसिस पे है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ऑक्सीजन सल्फर नहीं करता। ये इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे है, ना कि साइज के बेसिस पे। तो साइज के बेसिस पे ये वाला फैक्ट क्या हुआ है? डिसाइड हुआ है। हाँ वही, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्या कह रहा है, हाँ, which of the following statement is correct about I3 plus and I3 minus molecular ions? तो I3 plus और I3 minus का अभी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि I3 plus जो होता है वो sp3 होता है और I3 minus जो होता है वो sp3d होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो देखो अब होगा क्या, I3 plus जो होगा, ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज होगा? देखो I3 plus I है और आई आई और आई सेंट्रल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दो लोन पेयर है। तो इसका शेप अगर हम देखें, ठीक है, इसका अगर हम शेप देखें तो इसका शेप कैसा आ रहा है? बेंट शेप आ रहा है। और जो बेंट शेप होता है वो एक प्लेन में होता है, मतलब ये प्लेनर भी है ना। और इसमें लोन पेयर कितने हैं? दो लोन पेयर है। चलो I3 माइनस sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। ये I माइनस सेंट्रल एटम हो गया, तीन लोन पेयर हो गए, तीनों लोन पेयर यहां पे आ जाएंगे और एक आई इधर होगा, एक आई इधर होगा। तो ये इसका कैसा देखा जाए तो है लीनियर है। ये लीनियर है, लेकिन लीनियर भी तो प्लेनर ही होता है ना। तो देखो नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट सेंटर एटम आर सेम इन बोथ द मॉलिक्यूलर आयंस। तो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास तीन लोन पेयर है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स इन बोथ द आयंस आर सेम, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दूसरे का sp3d है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। बोथ आर पोलर स्पीसीज, भैया आपका ये वाला पोलर है लेकिन ये तो लीनियर है ना, कैंसिल हो जा रहा है। ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। I3 माइनस इज नॉन पोलर और ये क्या है? ये पोलर है।
तो यानी कि बोथ आर नॉन पोलर स्पीसीज, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ आर प्लेनर, तो मैंने अभी बताया ये बेंट है तब भी प्लेनर ही होगा, और ये लीनियर है तब भी क्या होगा, प्लेनर ही होगा। प्लेन में तो है ये तीनों के तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों के तीनों भी एक प्लेन में, तो यानी कि दोनों I3 प्लस और I3 माइनस क्या होते हैं, प्लेनर स्पीसीज होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको अच्छे से एक बार देख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, एक सेकंड यार, ये सब क्वेश्चंस तब तक एक बार देखो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। देखो कह रहा है कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द सॉलिड लैटिस बाय बाय आयोडीन I2। I2 जो होता है ना, I2 अपने आप में तो क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। तो ये जो होता है ना, ये सॉलिड जो होता है इस तरीके का होता है, I2 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 I2। तो भाई बताओ, एक सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है और इनमें ये सारे I2 पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा। अब ये नॉन पोलर हैं तो डाइपोल डाइपोल तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बच रहा है, लंदन फोर्स या वंडरवाल फोर्स। ठीक है, ये लगेगा, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी ना है यहाँ पर। आयोडीन का आयोडीन एटम आपस में कोवेलेंट, लेकिन सॉलिड में थोड़ी ना है, लैटिस में ये थोड़ी ना है। ठीक है, तो लैटिस में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, लंदन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको सॉलिड बनाए रखता है, और लंदन फोर्स बहुत वीक होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉलेज पॉइंट आप लोग और ले लो कि आप लोग जानते हो ना, आयोडीन इज वोलाटाइल, आयोडीन इज वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो, उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। तभी ना वो जो है तुम्हारा सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, तो वो वोलाटाइल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में लंदन फोर्सेज होते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में। और जब किसी मॉलिक्यूल के बीच में लंदन फोर्स होगा तो लंदन फोर्स विल बी वेरी वीक, और कोई वेरी वीक फोर्स है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो ये सॉलिड से तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आपका लंदन फोर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखो ये तो क्वेश्चन इजी था, इसमें एक ये नॉलेज पॉइंट ले लेना। ठीक है, कि आयोडीन वोलेटाइल क्यों होता है, तो यहीं पे इसका रहस्य छुपा हुआ है कि ये क्यों वोलेटाइल है। ओके भैया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बता नहीं पाएगा, मैं जान रहा हूँ। हाँ देखो क्या कर रहा है कि स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम CLO बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंपल से टर्म्स में तुमको बता दें, अगर कोई चीज दो बॉन्ड बना रही है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सिंगल बॉन्ड बना रही है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तीन बना रही है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर फ्रैक्शनल होता है तो इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस है। तो आप देखते हैं ClO3 माइनस। ठीक है भाई, ClO3 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, 5 बॉन्ड्स हैं, और वो तीन एटम्स, तीन सेंटर्स के बीच डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 5/3 1.67। ठीक है, हाँ कार्बोनेट, हाँ ठीक है, यही होगा 1.67 होगा। ClO3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है यहाँ पर। ClO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर तुम देखोगे तो 2 है। ठीक है, वहीं अगर ClO2 देखोगे तो ClO2 में क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये भी अनस्टेबल होता है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर अलग ही आता है, ClO2 माइनस में भी उसी तरीके से होता है, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 से कम ही होते हैं। तो इन दोनों में कंपटीशन था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। आप लोगों का होमवर्क है आज का कि इन सारे मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने से बना लीजिएगा एक बार। ठीक है,
तो आपका ये देख लीजिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर क्यों करेक्ट है, ये दोनों स्ट्रक्चर से मैंने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो मॉडल सीरीज है मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, करीब करीब हमने 28-29 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। कल कल दोनों जो टेस्ट चलेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग के मॉडल टेस्ट ही होंगे, और परसों मैं पीवाई की यूज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वही जो मैं कहता हूँ हर बार कि जितना आपको कराया जा रहा है इसको सिंसियरली कीजिए, जितना बताया गया है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, एक एक चीज जो मैं बताता हूँ इसको फॉलो कीजिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कोई किताब छूने की जरूरत नहीं है रिवीजन के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई किताब छूने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से जितना बताया जाता है उसको एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो गया बढ़िया से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया। इसके बाद आप चुपचाप जाके जो टेलीग्राम लिंक है उस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। तो 2 बार भैया अगर तुम कर लिए ना तो तुम्हारा ये कभी भी गलत होने वाला नहीं है, दिमाग से कभी मिटेगा नहीं, बशर्ते आप सिंसियरली कीजिए इस चीज को। ठीक है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक दिया हुआ है फीडबैक फॉर्म, आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में आप जाके वहां जरूर बताइए। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो वो जानना चाहता है कि कैसा चल रहा है उसका भाई। ठीक है, तो मेरे बारे में आपको जो भी लगा है आप उस फीडबैक फॉर्म में जाके बताइए। ठीक है, उस वो आपके और मेरे दोनों के बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा, आपके का मतलब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप जो भी फीडबैक दोगे उसको मैं मॉडिफाई करूंगा अपने आप में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी जाके प्लस के सब्सक्रिप्शन चैनल को लीजिए और मेरा कोड SHUBH जरूर यूज कीजिए। ठीक है, और ये तो यूट्यूब की क्लासेस की बात हो गई, साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लासेस भी लॉन्च होने वाली हैं और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे भी मेरी क्लासेस होने वाली हैं। तो आप लोग वहाँ आइए, वहाँ हम लोग जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, थ्योरी का भी आनंद लेंगे कि भाई कैसे कोई थ्योरी आई। तो आज मैं इतनी जल्दी जल्दी ये सब लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ये है, ये सब ये है, तो वो सारी चीजें मैं वहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ ये आप सभी लोगों के लिए 11th-12th और जो पास आउट लोग हैं सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, इसको जितना कहा हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, और जाकर तुरंत टेलीग्राम लिंक से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कल 3 बजे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।